नेटफ्लिक्स एक ऐसी कंपनी जिसे ओटीटी का फादर कहा जाए तो कम नहीं होगा, जिसने अपने दमदार कंटेंट की वजह से अपनी सारी टीवी वाली ऑडियंस का टेस्ट ही बदल के रख दिया है। आज अगर ओटीटी का फर्स्ट मूवर एडवांटेज देखें तो वो नेटफ्लिक्स के पास ही है, लेकिन रिसेंटली उसने अपने पहले क्वार्टर में 3 लाख और दूसरे क्वार्टर में 10 लाख सब्सक्राइबर गंवाए हैं, यानी कि वो छोड़कर चले गए हैं। तो काफ़ी लंबे समय से ओटीटी के ऊपर राज करने वाली कंपनी के साथ आखिर ऐसा क्या हो गया कि आज उसकी ये हालत हो गई है। क्या अब नेटफ्लिक्स का डाउनफॉल शुरू हो गया या ये कमबैक भी करेगा? तो आज हम इसी के बारे में बात करने वाले हैं और ये पूरी केस स्टडी नेटफ्लिक्स के ऊपर ही बेस होगी। वीडियो शुरू करूँ उससे पहले आप सभी से एक रिक्वेस्ट, अगर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ और लाइक और सब्सक्राइब दोनों कर लीजिए और साथ में नोटिफिकेशन बेल को भी दबा दीजिए, क्योंकि यहाँ रोजाना इसी इंटरेस्टिंग वीडियो लेके आता रहता हूँ। और साथ ही साथ हमें इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर लीजिए, इंस्टाग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में है। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। And today, with quarterly revenues of $21 million, Netflix Incorporated went public at an $82.5 million valuation. Recognizes that an IPO is like high school graduation. It's big at the time, but with hindsight, it's only really a beginning of something else. Success in its business by renting DVDs to a growing group of subscribers. Subscribers pick the DVD, then Netflix employees ship the disc out by first-class mail. नेटफ्लिक्स की शुरुआत 1997 में मार्क रिडोल्फ और रीड हास्टिंग ने की थी। इसके रिलेटेड एक थियरी है कि एक बार रीड हास्टिंग ने ब्लॉकबस्टर से एक मूवी की कैसेट रेंट की थी और उस समय कुछ इश्यू होने की वजह से उसे टाइम पर लौटा नहीं पाए और इसी वजह से उसमें कैसेट का रेंट तो देना ही पड़ा और साथ में बहुत ज्यादा लेट फी देनी पड़ी। इसी वजह से उसे नेटफ्लिक्स का आइडिया आया था। नेटफ्लिक्स को जब से शुरू किया गया है तब से वो हर बार इनोवेशन कर करके अपने बिजनेस को आज इस पोजीशन पे लाके खड़ा किया है, क्योंकि नेटफ्लिक्स को कुछ ऐसे ही पूरी जगह सक्सेस नहीं मिली थी। चलिए इस वीडियो में थोड़ा और जानते हैं कि आपको पता है कि नेटफ्लिक्स को एक बार अमेज़न भी खरीदना चाहता था। क्यों? आपके मन में ये सवाल आया होगा। तो अमेज़न एक इंटरनेट बेस्ड कंपनी है और नेटफ्लिक्स भी एक इंटरनेट बेस्ड कंपनी ही थी, क्योंकि जब 2001 में पूरा .com बबल ब्लास्ट हुआ था तब नेटफ्लिक्स और अमेज़न दोनों सफ़र कर रही थी, लेकिन जब 2003 तक आते आते अमेज़न एक प्रॉफिटेबल और एक अच्छी खासी कंपनी हो गई थी। लेकिन नेटफ्लिक्स की अभी हालत थोड़ी ठीक नहीं थी और वो फाइनेंशियल क्राइसिस से सफ़र कर रही थी। लेकिन तभी अमेज़न के फाउंडर को पता था कि नेटफ्लिक्स का इन फ्यूचर क्या होने वाला है, इसलिए वो उसे पूरी तरह से एक्वायर करना चाहते थे, लेकिन वो किसी वजह से वो पूरी डील फिक्स नहीं हो पाई, वरना आज अमेज़न प्राइम था वो नेटफ्लिक्स ही होने वाला था। सबसे पहले नेटफ्लिक्स ने अपने डीवीडी रेंटल और डीवीडी सेलिंग का बिजनेस स्टार्ट किया था, लेकिन वो इसमें इतने ज़्यादा सफल नहीं हो पाए क्योंकि वो ब्लॉकबस्टर से बहुत ज़्यादा कम्पीट कर रहे थे। क्योंकि ब्लॉकबस्टर जैसी जायंट कंपनी के साथ ऐसे ही कोई पंगा ले नहीं सकता, क्योंकि उसके पास 2000 से ज़्यादा स्टोर थे, इसलिए वो नेटफ्लिक्स के ज़्यादा मार्केट को डोमिनेट कर रहे थे और वो इंटरनेट की पावर को समझना ही नहीं चाहते थे। वो इंटरनेट को पूरा अंडर एस्टिमेट कर दिया, क्योंकि अब नेटफ्लिक्स के फाउंडर को पता था कि अब ऐसे ही इन फ्यूचर इंटरनेट नहीं रहने वाला। अभी चाहे जो कुछ भी इंटरनेट की पोजीशन हो, लेकिन इन फ्यूचर इंटरनेट का कंजप्शन बढ़ेगा तो हमारा बिजनेस भी बढ़ने वाला है। तो उन्होंने ब्लॉकबस्टर के कस्टमर को एक्वायर करने के लिए नो लेट फी नाम का एक कैंपेन लॉन्च किया था। इससे नेटफ्लिक्स का एक अच्छा खासा नाम हो गया कि वो एक कस्टमर सेंट्रिक कंपनी है और नो लेट फी की वजह से उसके रेवेन्यू में बहुत ज़्यादा बूस्ट मिला और ये कैंपेन पूरा हिट हो गया। लेकिन ये सब सारी बात जब ब्लॉकबस्टर को पता चली तब उन्होंने भी अपनी लेट फी बंद कर दी। इससे क्या हुआ कि जो पूरे कस्टमर नेटफ्लिक्स ने एक्वायर किए थे वो अब धीरे धीरे करके ब्लॉकबस्टर के पास वापस जाने लगे और ये जो हिट वाला पूरा कैंपेन था थोड़ा थोड़ा फ्लॉप होता हुआ दिखाई दिया। लेकिन नेटफ्लिक्स अब कहाँ रुकने वाला था, क्योंकि अब उसने प्रॉफिट का स्वाद चख लिया था। तकरीबन 2007 और 2008 में उन्हें अपना सब्सक्रिप्शन मॉडल लॉन्च किया था। सब लोगों ने इंटरनेट की दुनिया में ये पहली बार देखा था और ये मॉडल इतना हिट हुआ कि थोड़े ही साल पर ब्लॉकबस्टर की पूरी ऑडियंस नेटफ्लिक्स के पास आई गई और ब्लॉकबस्टर को पूरा बैंकरप्ट घोषित करना पड़ा। जब नेटफ्लिक्स का एक मॉडल अच्छा चल जाता था तब नेटफ्लिक्स कभी सेटिस्फाइड नहीं होता था। अब उसे लगा कि यह मॉडल अच्छा चल गया है तो वो इससे भी थोड़ा इनोवेट करके थोड़ा और एफर्ट करके मार्केट लीडर हमेशा ही बनी रहती थी।
जब आप एक ही इनकम पर डिपेंडेंट हो तब आपको सबसे ज़्यादा डरने की ज़रूरत होती है। जब नेटफ्लिक्स के पास पूरा सब्सक्रिप्शन मॉडल अच्छी तरीके से चल गया था, अलग अलग इनकम स्ट्रीम के ऊपर ध्यान दिया होता, तो आज जो सब्सक्राइबर जा रहे हैं उससे उसको ज़्यादा कुछ दिक्कत नहीं होती। अगर हम एग्जांपल से समझे तो अब नेटफ्लिक्स का सबसे बड़ा राइवल बोले तो वो अमेज़न प्राइम है। वो हर बार कुछ यूनिक करता है, अलग अच्छे शो भी लाता है। वो भी नेटफ्लिक्स की तरह बहुत अच्छे हम बोल सकते हैं सीरीज़ भी लाई है। अगर हम रिसेंटली अमेज़न प्राइम के मूवी के बारे में बात करें तो हमें KGF चैप्टर 2, पुष्पा और ऐसी कई हम बोल सकते हैं इंटरेस्टिंग मूवी हमें देखने को मिली थी। और ऐसा नहीं सिर्फ मूवी, बहुत अच्छी सीरीज़ भी हमने यहाँ पे ही देखने को मिलती थी, जैसे कि फैमिली मैन भी मैं पहली बार यहीं पे देखी थी। मिर्ज़ापुर को हम कैसे भूल सकते हैं। यहाँ पर आप जानकर शायद सोच में पड़ जाएगी कि यह सब आपके लिए फ्री है। आप आखिर सोच कि अमेज़न प्राइम कैसे फ्री है, हमने तो उसकी अमेज़न प्राइम की मेंबरशिप ली है, वो तो हमसे फी लेता है, तो आखिर ये फ्री कैसे हो गई। अगर हम मूवी की कॉस्ट और इस सीरीज की प्रोडक्शन कॉस्ट के बारे में बात करें तो वो इतनी हाई होती है कि वो हमारी सब्सक्रिप्शन फी से कॉस्ट से वो करना ही इम्पॉसिबल है। तो आखिर अमेज़न करता है कैसे, वो सवाल भी आएगा ना। तो आपकी जो फी है वो इससे कुछ कमाता ही नहीं है, क्योंकि अमेज़न की 70% से ज़्यादा जो इनकम आती है वो क्लाउड कंप्यूटिंग से आती है। वो आपको सिर्फ अमेज़न की इकोसिस्टम में ही रखना चाहते हैं, इसके लिए वो यह सब इतना खर्चा करती है। अगर आप अमेज़न प्राइम के मेंबर हो तो आपको अर्ली डिलीवरी मिलेगी, अर्ली एक्सेस मिलेगा, इससे कई सारे बेनिफिट मिलते हैं। लेकिन नेटफ्लिक्स के पास ऐसा कुछ यूनिक नहीं है जो अमेज़न कर रहा है। और वही डिज्नी प्लस हॉटस्टार के बारे में बात करें तो वो अपनी मूवी पहले थिएटर में रिलीज़ करते हैं और उसके बाद OTT के ऊपर लेके आते हैं। इससे जो भी कलेक्शन होता है वो पहले ही उनकी प्रोडक्शन कॉस्ट रिकवर कर लेता है। इसके लिए वो OTT के ऊपर बहुत ज़्यादा निर्भर नहीं होते और फिर मूवी हिट हो या फ्लॉप उससे कोई ज़्यादा दिक्कत ही नहीं होती। अगर किसी भी इंटरनेशनल प्लेयर को इंडियन मार्केट समझना है तो वो इतना आसान नहीं है। अगर हम हर किसी कंपनी के बारे में बात करें तो उन लोगों को सबसे पहले इंडिया में आने के लिए अपनी स्ट्रेटजी को पूरी तरीके से चेंज करना ही पड़ता है। अगर वो नहीं करते हैं तो इंडिया में वो सक्सेसफुल नहीं हो पाते, लेकिन अगर वो थोड़ा बहुत कस्टमाइजेशन करते हैं तो वो हो सकता है कि वो सक्सेसफुल हो जाए, क्योंकि इंडिया में हर एक स्टेट वो एक अलग एक कंट्री की तरह है। कि अगर गुजरात में जो कंटेंट चलेगा वो ज़रूरी नहीं कि वो दिल्ली में चले, जो कश्मीर में चल रहा है वो ज़रूरी नहीं कि वो तमिलनाडु में चले। इसलिए हर इंडियन मार्केट का अलग अलग यूनिक टेस्ट होता है, इसलिए इंडियन मार्केट को कैप्चर करना थोड़ा मुश्किल है। वहीं दूसरी तरफ पूरे लोकल जो प्लेयर होते हैं वो इसे अच्छी तरह से समझते हैं। अगर गुजरात के बारे में बात करें तो यहाँ पे शेमारोमी है, ओहो गुजराती है, और वही बंगाली में बात करें तो होई चोई जैसे लोकल प्लेयर ज़्यादा फ्यूचर में आगे रहेंगे, क्योंकि जो लोकल की मार्केट है वो पूरी तरीके से उसके पास ही रहेगी। हाँ, वो बात अलग है कि सोनी लिव, नेटफ्लिक्स जैसे वो जो अपने पूरे शो को कस्टमाइज करके अलग अलग डब करवाते हैं, लेकिन वो बात अलग है। अब नेटफ्लिक्स, G5, अमेज़न प्राइम सबको पता है कि OTT का फ्यूचर कितना बड़ा है, इसलिए वो सब इस मार्केट में पूरी तरीके से टकने की कोशिश करते हैं। अगर एक बार पूरा मार्केट चला गया तो फिर उसे रिकवर करना इम्पॉसिबल हो जाएगा। अगर हम इसका बेक से एग्जाम्पल दें तो हमें पता चलेगा कि MX प्लेयर ने कभी अपने कोई भी प्लान लॉन्च नहीं किया, लेकिन उसके पास आज 200 मिलियन से ज़्यादा एक्टिव यूज़र्स है। आखिर वो इतनी फ्री सर्विस क्यों देता है? अगर हम उसके शो देखें तो बहुत अच्छे खासे शो होते हैं, ऐसा नहीं कि वो किसी भी शो बना देता है। रिसेंटली मैंने आश्रम देखी थी, वो एक बोल सकते हैं कि हटके सीरीज थी। आप में से भी शायद किसी लोगों ने देखी हो तो कमेंट करके जरूर बताना। उसने सबसे पहले कस्टमर एक्वायर करने के ऊपर पूरा ध्यान दिया, वो हो गया। अभी जो उसका पूरा स्ट्रक्चर है वो एड बेस्ड ही है, कि जब कोई भी लोग उसमें ऐड देंगे उसके ऊपर ही पूरा हम बोल सकते हैं कि उसका रेवेन्यू डिपेंडेंट है। अगर नेटफ्लिक्स को भी इंडिया में कुछ करना है और नेटफ्लिक्स को इंडिया में अपने ऑपरेशन को ऐसे ही कंटिन्यू रखता है तो अब शायद नेटफ्लिक्स को भी कुछ ऐसा कुछ हटके करने की ज़रूरत है। शायद नेटफ्लिक्स ऐसा कुछ प्लान लेके आ जाए तो शायद नेटफ्लिक्स फिर से मार्केट लीडर हो जाए। तो यह थी पूरी नेटफ्लिक्स के ऊपर केस स्टडी। आपको केस स्टडी कैसी लगी है आपको हमें कमेंट करके ज़रूर बताना, और साथ ही साथ आप नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक के ऊपर देखना चाहते हैं वो भी हमें कमेंट करके ज़रूर बताना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।